हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटरकुल। हमने पिछले वीडियो में 10th क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम इस वीडियो में फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पेपर कौन सा है? जेईई मेंस मैथमेटिक्स 7 जनवरी 2020। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर k फॉर विच 49 raised to power k plus 1 is a factor of the sum 49 raised to power 125, 49 raised to power 124, so on। ठीक है, ये चीज क्या है? ये चीज मेरी एक सीरीज है ना। कौन सी सीरीज है? ये चीज मेरी जीपी है। तो ये चीज का समीशन करना है, यानी मैं जीपी का सम लगा दूंगा। तो सीरीज क्या दी हुई है मुझे? 1 प्लस 49 प्लस 49 स्क्वायर प्लस 49 क्यूब सो ऑन अप टू 49 रेज़्ड टू पावर 125। इस सीरीज में अगर मैं ए की बात करूं, ए मेरा कितना हो जाएगा? 1। आर यानी जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितना हो जाएगा? 49। अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कैसे कर दूंगा? इसको मैं 1 को 49 रेज़्ड टू पावर 0 भी लिख सकता हूं। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कहां से कहां तक जा रहे हैं? 0 से 125, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे? 125 प्लस 1 यानी कि 126। ओके, तो अब अगर मैं सम लूं, इनका जीपी का सम कितना होगा? a इंटू आर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, अब a कितना है मेरा? a है 1, r कितना है? 49, n कितना है? 126 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1। ठीक है, इस चीज को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? इसको मैं लिख देता हूँ 49 रेज़्ड टू पावर 63 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 48। ठीक है, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया a माइनस बी और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। ठीक है, अभी मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था? ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k फॉर विच जो ये वाला फॉर्म रहेगा वो इस चीज का फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये सम, तो जो मेरा ये चीज है ये सम, वो तो क्या आ गया मेरा? ये वाला चीज। ठीक है, अब फैक्टर मतलब कि जो चीज मल्टीप्लिकेशन हो सके, तो जो फॉर्म है वो कौन सा रहेगा? ये वाला, यानी कि जो मेरा 49 रेज़्ड टू पावर 63 प्लस 1 है वो किसके बराबर होना चाहिए? 49 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1 के फॉर्म में रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ से k अगर कंपेयर करूंगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि लेट p बी द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। 3 पॉइंट दिए हैं और वे क्या बोले कि एक प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, और मुझे क्या बोला है? एक r उसी पॉइंट पे, r कोई भी पॉइंट है, वहां से मुझे उस प्लेन पे क्या लेनी है? इमेज लेनी है। ओके, तो मैं ये कैसे करूंगा? पहले तो प्लेन की इक्वेशन निकाल लो सबसे पहले। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? अगर 3 पॉइंट दिए हैं मुझे, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो मैं क्या करता हूँ? किसी भी पॉइंट को क्या मान लेता हूँ? टेल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, और एक और पॉइंट मान लेता हूँ प्लेन पे कहता है XYZ। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ? अगर मैंने टेल एक भी पॉइंट को मान लिया तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि 3 वेक्टर निकाल सकता हूँ। और अगर 3 वेक्टर एक प्लेन में रहते हैं तो a डॉट b क्रॉस c क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ एक कोई भी वेक्टर मैं मान लेता हूँ x से, तो टेल से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस 2, y माइनस 1, z माइनस 0। ठीक है, अब आगे वाले का करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 0। ठीक है, और फिर क्या होगा? 5 माइनस 2, 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट आएगा। तो ये कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी XYZ में एक इक्वेशन आएगी, वो क्या होगी? मेरी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये कितना होगा? पहले तो उसको सिंपलर टर्म्स में लिख लो। x माइनस 2, 2, 3, ये कितना होगा? y माइनस 1, ये होगा 0, ये होगा माइनस 1, ये होगा z और ये 1 और ये 1। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो कितना आएगा? ये चीज कितनी होनी चाहिए? 0। इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 2 इंटू ये 0 इंटू 1, तो 0 हो जाएगा, ये होगा माइनस 1, लेकिन माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस हो जाएगा। हाँ, ये कितना होगा? y माइनस 1। ठीक है,
और जब मैं ये करूँगा तो ये कितना होगा 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रहेगा वो कितना रहेगा z, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 2, और बाकी का तो ये 0 पार्ट हो जाएगा तो ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, ये तो डायरेक्ट मैं x माइनस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, माइनस इधर है तो ये और ये चीज़ कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो बचेगा क्या मेरा प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा और माइनस 2z और इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा यहाँ से इक्वेशन लिखूंगा तो कितना आएगा, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3, या फिर अगर 3 मैं इधर ही लिख लेता हूँ तो माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, ये चीज़ क्या आ गई, ये चीज़ आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब इसमें जो मेरा अगर पॉइंट आर दिया हुआ है आर कितना दिया हुआ है मुझे, आर दिया हुआ है 216। ठीक है, आर दिया हुआ है मुझे 216, तो इस पॉइंट से मुझे इस इक्वेशन पे क्या निकालनी है, इमेज। तो मैं कैसे करूँगा, मैं पहले अगर इमेज निकालनी है तो इमेज का अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे करूँगा, जो r का कोऑर्डिनेट दिया है 2 माइनस ऑफ जो इसका l है, l कितना है इसका 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इनटू जब मैं ये वाला r पॉइंट इसमें डालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, यानी वो हो जाएगी 2 प्लस x, क्योंकि 2 है तो x को 2 डालो, y को 1 डालो, z को 6 डालो, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 6। ठीक है, और माइनस 3 है ना, और डिवाइडेड बाय इसके l n का स्क्वायर, मतलब कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए आपका ये। लेकिन हाँ, इधर एक और चीज़, क्योंकि हम उसका फुट नहीं फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर का, हम इमेज फाइंड कर रहे हैं। इमेज फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तभी तो वो ऐसा रहेगा ना, मतलब जैसे आपका प्लेन अगर ये दिया है, ये प्लेन सपोज दिया है, आपका आर पॉइंट ये है, ये आपका प्लेन है। ठीक है, तो आपको इमेज जब फाइंड करते हो तो आप ये अगर मैं 2 नहीं लगाता तो वो पॉइंट कौन सा आता मेरा, तो पॉइंट आता मेरा इस प्लेन पे पॉइंट परपेंडिकुलर का। लेकिन इमेज फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, तब मुझे क्या आएगा, ये इमेज आएगा। क्लियर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका, ये चीज नीचे वाला ये तो हो जाएगा √6 और √6, तो ये कितना हो जाएगा बाय 6। ठीक है, अब ऊपर कितना रहेगा, ये चीज कितनी हो गई 2 + 1 3, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2 × 2 4, 4 × 6, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 6, तो 6 6 कैंसिल, तो मेरा कितना आ जाएगा ये 6, x मेरी मतलब 6 आ गया इमेज का। अब ऐसे ही हम y निकाल लेंगे, y भी 1 करेंगे, और जो मेरा m था वो कितना आएगा, वो आएगा 1 बाय √6 लिख देता हूँ इस चीज को डायरेक्ट अब मैं, फिर इनटू ये कितना आया था मेरा, इस वैल्यू ये आया था मेरा -2 × 6 वैल्यू आया था। ठीक है, अपॉन √6, और ये क्या 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। ठीक है, और फिर ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इधर देखूंगा तो √6 ये हो जाएगा, तो ये √6 क्या 6 बन जाएगा, और किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा क्या 2 × 2 4, और माइनस माइनस से तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये फिर से क्या होगा 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, अब अगर z फाइंड करूंगा तो z क्या करूंगा 6 करूंगा पहले, तो 6 माइनस, अब इधर 1/√6 की जगह ये कितना आएगा -2 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -2/√6 आएगा, और फिर बाकी का तो सेम ही रहेगा, बाकी का क्या रहेगा 2 × 6 अपॉन √6। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक माइनस बचेगा, तो ये कितना होगा 2 × 2 4, 4 2 = 8, तो 6 - 2 यानी कि 6 - 8 यानी कि -2। ओके, तो फिर अगर मैं इमेज का लिखूं, इमेज के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ x y और z, जो कि कितना आ जाएगा मेरा 6 5 और -2। ओके, ये आपका आंसर है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए, 3 इक्वेशन दिए, एक ये और एक ये, और मुझे क्या बोला है कि ए बी सी नॉन जीरो है और डिस्टिंक्ट है और उनमें क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो अगर ये इक्वेशन के देखो ये वाला जो पार्ट कांस्टेंट वाला पार्ट है ये क्या है, 0 0 0 है, तो इसके ना सिर्फ 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है, क्या, एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है और एक है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन, मतलब कि x 0 रहेगा, y 0 रहेगा और z 0 रहेगा, तो एक ये सॉल्यूशन रहेंगे। लेकिन हमको क्या बोला है सॉल्यूशन में कि वो नॉन जीरो सॉल्यूशन रहेंगे, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कब रहेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाला केस आएगा। तो उस केस में क्या आएगा, जब मैं इनके कांस्टेंट की जो एक डिटरमिनेंट होती है वो बनाऊंगा तो वो कितनी हो जाएगी मेरी, 0। ठीक है, तो अगर मैं डिटरमिनेंट देखूँ तो डिटरमिनेंट कितनी होगी मेरी, 2 2 2 2a 3b 4c और a b और c, इसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 3bc माइनस 4bc, ठीक है, माइनस 2a, और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू सी माइनस 2 इंटू बी, यानी 2 इंटू सी माइनस 2 इंटू बी। ठीक है, और प्लस a, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, 8c माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6b इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये BC है, ये भी BC है, तो इसको तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा, माइनस BC, और ये कितना हो जाएगा, ये इधर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2BC। पहले तो एक काम करो, 2 2 कैंसिल कर दो, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से और इधर से 2 निकाला तो ये कितना बचेगा, 4, ये कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो हो जाएगा ये माइनस ऑफ BC। ठीक है, और इधर क्या कर दूंगा मैं, माइनस ऑफ 2AC, और इधर माइनस माइनस प्लस यानी 2AB। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा, 4AC, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3AB इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से क्या लिख सकता हूँ मैं, अब देखो AB के टर्म, BC के टर्म और AC के टर्म साथ में क्लब कर दूंगा मैं, तो देखो पहले तो BC एक साइड लिख लिया, इसको इधर ला दो, तो BC इक्वल टू, अब क्या करो AB वाले देखो, तो AB कितना है, 2AB इधर है और माइनस AB इधर है, तो ये कितना बचेगा, माइनस AB। ठीक है, अब ये 2AC इधर है और प्लस 4AC इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 यानी कि प्लस 2AC। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2AC इज इक्वल टू क्या भी लिख सकता हूँ, BC प्लस AB, है ना। अब इस पूरे टर्म को ABC से डिवाइड कर दो, ABC मेरे का नॉन जीरो है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर ABC से करा तो AC 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 कैंसिल हो जाएगा, BC 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 AB 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 AB, तो ये कितना बचेगा, 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं 1 बाई बी 1 बाई ए और 1 बाई सी क्या आ गया मेरे AP में, यानी जो अगर मैं A B और C की बात करूँ तो वो कहते रहेंगे मेरे HP में। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय सर्कल, सर्कल दी है उसकी एरिया जो एनक्लोज्ड कर रहा है, which is not common to the region bounded by the parabola y equal to x plus straight line y equal to x is। देखो मतलब अगर मैं पहले ग्राफ बना के देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये y एक्सिस मान लूँ, ये अपना x एक्सिस मान लूँ, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, तो अगर मैं पहले सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन की बनाता हूँ, y इक्वल टू एक्स की कैसी बनेगी मेरा ग्राफ, ऐसा। ठीक है, अब जब मैं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बनाऊंगा, ये किस फॉर्म में, y इक्वल टू 4ax वाले फॉर्म में है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा पैराबोला। ठीक है, अभी अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये क्या बनेगा, सर्कल सेंटर 0 और रेडियस कितना रहेगा इसका, √2, तो सर्कल ये बनेगा ऐसा, सेंटर रहेगा इसका कहाँ पे, पॉइंट 0 पे। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है कि मुझे पूछा है कि ये सर्कल में जो एरिया बाउंड कर रहा है सर्कल का, वो अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला सर्कल का एरिया अगर जो बाउंड कर रहा है वो मुझे
फाइंड करना है, लेकिन उसमें कौन सा पार्ट मुझे सबट्रैक्ट करना है, जो कि ये जो पैराबोला है और एक जो लाइन है इससे जो पॉइंट मीट कर रहा है। तो पहले आप ना सब चीज करने के पहले ये देखो कि ये जो ये वाला पॉइंट आ रहा है जिसपे पैराबोला और मेरा जो स्ट्रेट लाइन टच कर रहा है, तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है सर्कल के बाहर। एक और डायग्राम बन सकता है ना सिमिलरली, मैं कैसा बोल सकता हूँ, अगर मेरा सर्कल ऐसा होता बड़ा और मेरा जो पैराबोला है वो अगर ऐसा दिया हुआ है और मेरा स्ट्रेट लाइन अगर जो आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो मेरा ये पॉइंट है वो क्या सर्कल के अंदर रहेगा, है ना, या फिर सर्कल के बाहर रहेगा, मुझे ये चीज पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहिए, मुझे फाइंड करना है कि ये जो मेरा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल पे ही लाई कर रहा है। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको और ये पैराबोला की इक्वेशन को और y इक्वल टू एक्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। तो क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स अगर पैराबोला की इक्वेशन में डाला तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ। तो इससे मेरे दो सॉल्यूशन x के आएंगे 0 और 1। तो 0 वाले में क्या आएगा, एक तो ये मतलब ओरिजिन पे, तो 0 वाला अभी काउंट नहीं कर रहा मैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या होगा 1। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 1,1, ठीक है। अब अगर मैं सर्कल पे ये चीज पता करना चाह रहा हूँ बाहर है कि अंदर है, तो अगर सर्कल की इक्वेशन में, ये सर्कल की इक्वेशन है, इसमें 1,1 अगर डालता हूँ 1,1 डालता हूँ तो देखो कि क्या गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी 2 इक्वल टू 2। यानी कि क्या बता रहा है ये हमको बता रहा है कि जो ये कॉमन पॉइंट है ये क्या है, सर्कल पे लाई कर रहा है, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे ही लाई कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर्कल, पैराबोला और जो मेरा स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, मेरे एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसा मान लो कि अगर मेरा पैराबोला जो था वो ऐसा जा रहा था, ठीक है, पैराबोला ऐसा था और ये जो स्ट्रेट लाइन थी ऐसी थी, सर्कल ऐसा था और ये सब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा, मुझे सर्कल की एरिया पूछी है, लेकिन मुझे क्या पूछा है, जो ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो कॉमन एरिया आ रही है ये वाली एरिया, मुझे क्या करनी है, वो एरिया सर्कल के एरिया में से सबट्रैक्ट करनी है और वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाली जो एरिया है वो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वो मैं निकाल सकता हूँ कि कितनी एरिया होगी। वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं अगर पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन माइनस कर दूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, तो मेरी एरिया ये वाली आ जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर पैराबोला की जैसे इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस एक्स ले लेता हूँ और माइनस मैं क्या कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि कितनी है y माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ कहां से, सर्कल से। या फिर ऐसा आप मान सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो क्या कि अगर पैराबोला की इक्वेशन क्या दी है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसमें y क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पैराबोला के अंदर द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ पैराबोला निकालूंगा, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। तो पैराबोला की इक्वेशन में अगर एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 1/2 dx, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2x टू द पावर 3/2 और लिमिट्स कितना होंगे इसके, पुट करूंगा मैं 0 to 1, 0 डालूंगा तो 0 होगा, 1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितनी थी, y इक्वल टू एक्स, तो इसकी एरिया निकालूंगा तो कितनी जाएगी 0 से 1 x dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेट करूंगा तो x का कितना बन जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 to 1, 0 डालूंगा तो 0 रहेगा, 1 डालेगा तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। अब ये वाली एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये तो कितनी आई थी, ये मेरी पैराबोला की वजह से आई थी, है ना, ये किसकी वजह से आई थी, स्ट्रेट लाइन की वजह से। तो मुझे एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पैराबोला की एरिया कितना है 2, स्ट्रेट लाइन की 1/2, तो ये कितना जाएगा 3/2। तो ये जो 3/2 ये कौन सी एरिया है, जो मेरी ये शेडेड वाली है, ये वाली रीजन है, ये 3/2। तो अगर मुझे सर्कल वाला बाउंडेड एरिया चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस इस चीज को अगर मैं a डैश कर देता हूं तो माइनस a डैश, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितनी होगी मेरी, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई और रेडियस यहां से क्या बता सकते हो, सर्कल की इक्वेशन क्या है ये,
तो इसमें रेडियस स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रहता है ना, तो रेडियस स्क्वायर कितना है मेरा 2, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2, और ये प्लस एरिया ए डैश कितना था मेरा, नहीं प्लस नहीं करना मुझे, माइनस करना है, माइनस ए एरिया कितना है 3/2, तो फाइनली आंसर कितना आता है मेरा 2 पाई माइनस 3/2। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, लॉजिकल स्टेटमेंट है उसका इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, ये वाला जो साइन रहता है ये किसके मतलब का रहता है, ये रहता है कंडीशनल साइन। ठीक है, ये वाला साइन रहता है, ये रहता है हमारा यूनियन साइन, या फिर इसको हम एंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वाला जो कंडीशनल साइन दिया है इसमें अगर P सपोज ऐसा मान लो P और Q रहता है, ठीक है, इसको मैं ट्रू मान लेता हूँ, इसको फॉल्स पहले, और इसको फॉल्स ट्रू 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 और जो फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं ये जो कंडीशन वाला देखूं P से Q, तो जब ये ट्रू रहता है ये फॉल्स रहता है, तो ये क्या रहता है फॉल्स। क्यों, क्योंकि अगर ट्रू रहेगा तो हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो ही नहीं सकती, तो ये चीज होती है फॉल्स। अगर फॉल्स रहता है या ट्रू रहता है तो ये दोनों ट्रू हो सकते हैं, तो ये चीज क्या रहेगी ट्रू ट्रू, और अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका ट्रू। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला क्या है, कंडीशन वाले की रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब अगर यूनियन वाली की रिक्वायरमेंट देखूं, इसमें अगर P और Q निकालूं तो यूनियन वाली मतलब एंड, यानी कि अगर कोई भी इसमें से एक भी अगर फॉल्स रहा तो वो उसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, तो ये कितना आएगा फॉल्स, ये कितना आएगा फॉल्स, ये हो जाएगा आपका ट्रू और ये हो जाएगा कितना फॉल्स। ठीक है, अब मुझे क्या स्टेटमेंट ऐसा दिया है, इसकी अगर लॉजिकल स्टेटमेंट निकालनी है तो मैं कैसा करूंगा, मैं ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ, इसमें P इधर बनाता हूँ, ठीक है, Q इधर बना लेता हूँ। ठीक है, P और Q के लिए चार पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो दोनों ट्रू हो, या दोनों फॉल्स हो, एक फॉल्स एक ट्रू, या फिर एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, अब मुझे क्या है एक माइनर, ये जो डैश P रहता है इसमें क्या रहता है उल्टा हो जाता है सब चीज, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाता है, ट्रू है तो फॉल्स, तो मैं एक डैश P भी बना लेता हूँ, या फिर नॉट P भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ट्रू का क्या बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स का क्या बन जाएगा ट्रू, फॉल्स का कितना बन जाएगा ट्रू, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, P कंडीशन Q कर देता हूँ। P कंडीशन Q क्या हो जाता है कि अगर ट्रू से ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, फॉल्स से फॉल्स है तो ट्रू रहेगा, फॉल्स से ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा, और ट्रू से फॉल्स रहेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही सिमिलरली मैं Q कंडीशन डैश P लगा सकता हूँ। उसमें क्या रहेगा, मुझे पहले ये देखना पड़ेगा उसके बाद ये देखना पड़ेगा, तो कहां से कहां जा रहा है, ट्रू से फॉल्स जाएगा तो क्या होगा फॉल्स, फॉल्स से ट्रू जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्रू, ट्रू से ट्रू जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्रू, फॉल्स से फॉल्स जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में यूनियन करना है, मतलब कि एंड लगाना है। तो इसमें क्या होगा, मुझे फाइनली क्या करना है, P कंडीशन Q एंड Q कंडीशन डैश P। ठीक है, तो ये ऐसे में मैंने आपको बताया था ना क्या होता है कि अगर कोई भी एक फॉल्स रहा तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर दोनों ट्रू है तभी वो चीज ट्रू हो सकती है। तो क्या होगा, अगर ट्रू फॉल्स है तो इसका क्या हो जाएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू है तो ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू ट्रू है तो ये कितना ट्रू, ये फॉल्स ट्रू है तो ये कितना हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, जो ये वाला चीज है जो हमारा फाइनली जो लॉजिकल स्टेटमेंट हमारा पूरा निकला है तो वो क्या आया है, अगर मैं आप नोटिस करो तो ये अगर जो Q है, Q का क्या है रिवर्स है ना, नहीं Q का नहीं P का रिवर्स है। P का देखो आप, ये T है और ये क्या होता है फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ तो कि जो ये वाला लॉजिकल स्टेटमेंट है ये आपको मैं किसके बराबर बोल सकता हूँ, डैश P के बराबर। देखो डैश P आपका ये था ना, डैश P और जो ये वाला पार्ट है आपका स्टेटमेंट, ये दोनों क्या आ रहे हैं वन एंड द सेम, सिमिलर है ना, एक ही है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो मैं बोल सकता हूँ ये चीज का स्टेटमेंट किसके बराबर, आपके डैश P के बराबर। ओके, आपका आंसर क्या आएगा डैश P।